ईरान की ओर से जो नियुक्त धमकी दी जा रही है, क्या ये एक धमकी से कहा जाए ब्लैकमेल है या एक ब्लफ है? ऐसे में जो मिडिल ईस्ट में कई डेवलपमेंट्स हो रही है उसके प्रतिपक्ष कैसे देखते हैं आप? देखिए अभी अब ईरान की अगर आप राजनीति को समझे, ईरान की राजनीति है तो इस्लामिक कट्टरपंथता से प्रेरित, पर उनकी डिप्लोमेसी इतनी खराब नहीं है। ये बहुत सोच समझ के चाल चलाते हैं। वैसे पर्शियन सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, एक टाइम में बहुत पावरफुल सिविलाइजेशन थी। जब से खमेनी वगैरह आए हैं उन्होंने इनकी ऐसी तैसी कर ली, नहीं तो ईरान बहुत पावरफुल और बहुत ही जबरदस्त सिविलाइजेशन थी। बट आजकल ये जो इस्लामीकरण आ गया, जो कट्टरपंथ आ गया, पहले खुमैनी था अब खमेनी है, तो उसके कारण इनका थोड़ा बेचारों का दिमाग खराब हो गया और कहीं ना कहीं इनकी प्रगति के रास्ते भी सारे रुक गए। अब ईरान और सऊदी की आपस में लगती इसलिए कहता है भाई हम शिया हैं, हम इस खित्ते के बादशाह। ये कहता है हम सुन्नी, हम इस खित्ते के बादशाह। देखिए तीन चार लोगों में इस्लाम में कॉन्सेप्ट है खलीफ का। खलीफ यानी कि बिग बॉस, बादशाह। यहाँ खलीफ के लिए कंपीट करता पाकिस्तान, यहाँ करता सऊदी, यहाँ करता हमारा तैयब अर्दोगन, जबकि उसके लिए तो घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने, और ईरान कहता भाई हम यहाँ के बड़े लोग। वैसे भी शिया सुन्नी का बैर तो बहुत पुराना, आप जानते ही है। तो इनकी और सऊदियों की बड़ा एक कहते हैं ना इंग्लिश में लव हेट रिलेशनशिप है। तो अब ईरान जब इस्लामिक बम पाकिस्तान ने बनाया था उसका फंडर और उसकी पार्टनरशिप में सऊदी भी था, ईरान भी था। आज से 1.5-2 साल पहले की बात है कि ईरान के तब के प्रेसिडेंट रईसी साहब पाकिस्तान गए, विदेश मंत्री गया पाकिस्तान, और कुछ दिनों बाद सऊदी भी आए, और नवाज शरीफ चला गया चाइना। ऐसा माना जाता है कि बम का सौदा करने गए थे। और यह भी माना जाता है ईरान के पास 2 एटम बम है, P1 P2, जो उनको पहले दिए थे पाकिस्तान ने, कि छोटे लो इंटेंसिटी बम है कि अगर आपको जरूरत पड़े आप इनको डिटोनेट करके अपनी न्यूक्लियर पावर दिखा दो। ईरान की बहुत कोशिश है कि वो अपना न्यूक्लियर बम बनाए, उन्होंने बहुत कोशिशें की। और कहीं ना कहीं उनकी अमेरिका से शुरू से, बिकॉज इस्लामिक कट्टरपंथी विचार है तो अमेरिका से बिल्कुल लगती है, भाई ये तो काफिर है, काफिर को मारना तो सवाब का काम है। तो ये सब कहानियां चलती रही, सऊदियों की से भी इनकी अच्छी नहीं बनती। लास्ट टाइम ऐसा माना जाता है कि शायद मुल्ला मुनीर ने कुछ सौदा किया था ईरान के साथ, और आप जानते हो उसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट का और उनके डिफेंस मिनिस्टर, वो विदेश मंत्री का जहाज गिरा और वो फोत हो गए। फोत मतलब ऊपर चले गई, और सऊदी उठ के भाग गए थे मीटिंग से, और शहबाज शरीफ गया था चाइना का अप्रूवल लेने, भाई इनको बम दे ना दे। तो जब, क्योंकि चाइना से ही टेक्नोलॉजी गई है पाकिस्तान की, वैसे अमेरिका से नहीं, टेक्नोलॉजी जो आई है चाइना से आई है। अब जब ये सारा प्रकरण हो रहा था तो ईरान की बड़ी मंशा कि हम बम बनाए। फिर आप जानते हैं कि फर्दो पे, नेटेंज और इस्फहान पे अमेरिका ने हमला किया और डिस्ट्रॉय किया। अब देखिए कल जब एमबीएस से डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे थे कल परसों, उन्होंने एक चीज बोली, बोला कि भाई जो हम 500% टैरिफ लगा रहे हैं उसमें हमने ईरान का नाम डलवा दिया। फिर बोला कि अब तुम तो बड़े खुश होंगे, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ, यू वुड बी वेरी हैप्पी, अब तो बड़े खुश होंगे, हमने ईरान की फैसिलिटीज को तुम्हारे लिए ध्वस्त किया। ट्रंप ने बोल दिया कि सऊदी के लिए ध्वस्त किया, क्योंकि सऊदी मानता है कि अगर ईरान के पास बम आएगा तो सऊदी को बम चाहिए होगा, न्यूक्लियर बम, नहीं तो सऊदी सेफ नहीं है। और अब भी अगर मक्का में पेट्रियट बैटरियां लगी है, वो किस लिए लगी है, पेट्रियट इंटरसेप्टर्स किस लिए लगे हैं, कि भाई हुती मक्का की तरफ रॉकेट ना चलाए। मतलब हिंदू सिख और यहूदी नहीं चलाएंगे, हुती यानी कि शिया रॉकेट ना चला दे। ये बिल्कुल जग जाहिर बात है, ये भी कोई एनालिसिस का विषय नहीं है। तो अब जब ये कहानी हो रही, रंजिश आपस में बहुत है, तो इन्होंने कहा जी ठीक है कि अब एमबीएस ने कहा, और ट्रंप ने भी कहा कि हम ईरान को बम बनाने नहीं देंगे। अब एमबीएस उठ के निकल गए। तो ये ईरानियों ने कहा यार ये तो मामला तो खराब हो गया। अब ईरान की पोजीशन देखिए क्या है। ईरान के पास जो फैसिलिटीज थी वो ध्वस्त हो गई है, कंप्लीटली, पार्शियली, या 100%, ये हमें नहीं पता। संभवतः हो गई है, क्या वो 100% फेल है, या 80% ध्वस्त है, 20% ध्वस्त है, उसका एक एजेंसी है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का एजेंसी जो होती है, वो जाके इसका मान लीजिए सर्वे करके बताती है दुनिया को। ये यूएन की एजेंसी है, पोजीशन क्या है। ईरान ने पहले बोल दिया जी ठीक है जी, हम इनको सर्वे के लिए हम आपको आने देंगे। पर जो कल एमबीएस की बात हुई ट्रंप के साथ, जो वहां लेन देन हुआ, ईरान की एक एक मुंह पे नजर होगी, वो इवन बॉडी लैंग्वेज भी स्टडी करे थे। और अगर आपने देखा एमबीएस पूरे टाइम ऐसे बैठा था, ऐसे हाथ पे, एक हाथ ऐसे, वो काला शॉल और ऐसे देख रहा था। क्यों? ये लोग लोगों की बॉडी लैंग्वेज, बड़ो लोगों की लिप मूवमेंट तक स्टडी करके सोचते हैं कि दिमाग में क्या चल रहा है। तो जब ये ऐसे चल रहा था तो ईरान ने लगा यार ये तो पूरा पूरा समर्थन करो, और कह रहा मैं ईरान को बॉम्ब बनाने नहीं दूंगा। तो ईरान ने बोल दिया भाई मैं अपने एटॉमिक जो साइटें हैं, मैं IAEA का जो इंस्पेक्शन था वो मैं रद्द कर देता हूँ, मैं इंस्पेक्शन ही नहीं करूंगा। अब आपको लगेगा ईरान की पोस्चरिंग है, ईरान ने तो भाई बहुत तगड़ा स्टैंड ले लिया।
पर इसके पीछे की राजनीति क्या है देखिए, ईरान की पोजीशन अभी ये है, ईरान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा है नहीं, ये सबको पता है। बट ईरान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से भी बड़ी समस्या है, भयंकर समस्या है। आप बोलोगे सुमित भाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से बड़ी कौन सी समस्या आ गई? समस्या है पानी की। ईरान में पानी नहीं है। ईरान के रिजर्वायरों में 5 से 11% पानी बचा है। अगर बारिश नहीं हुई हफ्ते 10 दिन में तो तेहरान को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। ईरान में पीने का पानी नहीं है, फसलें तो दूर की बात है, फसलें तो फेल होगी, पीने का पानी नहीं। मतलब जो पानी होना चाहिए 5 से 11% पानी टोटल बचा है, और टोटल बरसात पे डिपेंड है। अगर पानी नहीं हुआ, ना पीने का पानी, ना खाने का पानी, और आपको तेहरान जैसे शहरों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या ईरान इतना बड़ा पंगा ले सकता है? क्या इतना बड़ा ब्लैकमेल कर सकता है? ये ब्लफ है। देखिए ईरान रोज अपनी रणनीति बदलता है सिचुएशन को देख। कभी कहता है कि मैं एटम बॉम्ब बनाऊंगा, पीछे कहा था मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, फिर बोला नहीं करूंगा। खमेनी का है हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं, अब ये कह रहा हम नहीं कर रहे हैं, फिर कह रहा इंस्पेक्शन कराएंगे, अब कह रहे इंस्पेक्शन नहीं कराएंगे। क्योंकि मुझे जो लगता है, जो मेरा एनालिसिस है, ये ईरान और सऊदी मिलके चाल चल रहे हैं। देखिए ईरान इज वेरी क्लोज टू आपका रशिया के साथ $25 बिलियन की डील की है। बोला कि मैं पावर प्लांट चाहिए, पावर प्लांट नहीं चाहिए, उन्हें अपने एयर डिफेंस वगैरह सब रिवाम कराना है। बहुत क्लोज है पुतिन के। पुतिन वापस आना चाहता मिडिल ईस्ट में थ्रू सीरिया, थ्रू ईरान। अमेरिका मोहम्मद बिन सलमान को थोड़ा तूल दे रहे हैं कि भाई बड़ा ऐसा स्वागत तो आज तक अमेरिका ने किसी का किया नहीं। तो यहां से इसराइलियों ने पुतिन के साथ बात करनी शुरू की। इसराइल का एक ही ट्रेड ऑफ, अगर वो पुतिन के साथ बात करेंगे, वो ईरान के ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पुतिन विल बी द गारंटी। पुतिन गारंटी बनेगी, वो आप उनको मत छेड़ना, आप इनको मत छेड़ना। यहाँ एक और प्लेयर है चाइना। चाइना ने सऊदी और ईरान की जो अपनी डिप्लोमेटिक मिशन नहीं थे वो चालू कराए। तो यहाँ जो खेल है वो अमेरिका को कहीं ना कहीं रशिया से बिड़ाने का खेल है। वो मोहम्मद बिन सलमान कहता कि भाई अमेरिका आओ उठो, ये कहता तुम उठो। तो अमेरिका को अगर रशिया से भिड़ता है, एक बहुत डेंजरस सिचुएशन बनती है। फिर देखेंगे कि किसके हत्थे क्या मिलता है। ये भी खबरें आ रही थी, हो सकता है ईरान जो उसके पास P1 P2 बॉम्ब पड़े, हो सकता है उसका डेटोनेशन भी कर ले, दिखाने को कि मेरे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई है। पर जिस देश में 10 से 11% पानी नहीं बचा, जहाँ इवैक्यूएशन की बातें हो रही, अगर आप लॉजिकली सोचो वो इतना बड़ा पंगा लेने की औकात में है। फॉरेन एक्सचेंज तो है नहीं, वो तो अलग बात है। IRGC पिट चुका, वो अलग बात है। तो युद्ध लड़ने के लिए ये तो कहते हैं ना, बिना खाने के आप 30 दिन जिंदा रह सकते हैं, बिना पानी के आप मात्र 7 दिन जिंदा रह सकते हैं, ये साइंस कहता है। तो ऐसे में ये कहानी तो लगती थी नहीं जो कह रहे हैं, बट ये जो है ये नया प्रकरण है। ये चाहते हैं कि अमेरिका में कंसेशन दे दे, फिर ये रशिया के पास जाएंगे, ला बेटा तुम क्या ला रहे हो, अमेरिका ने हमें दे दिया, आप क्या दे रहे हो, फिर इसी से ही अपनी हिसाब किताब बनाएंगे। पर क्या ईरान बम बनाने की प्रक्रिया छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। क्या ईरान का बम नॉर्थ कोरिया से मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अगर ईरान का बम बनता है तो मिडिल ईस्ट पूरा हिल जाएगा, बिल्कुल हिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, दुनिया को ये नहीं पता कि नेटेंस, इस्फहान और फर्दो 80% डैमेज है, 20% डैमेज है, 100% डैमेज है। क्योंकि अगर ये चीज बाहर आ गई अनामिका जी, मान लीजिए 20% डैमेज है, तो मतलब ये तो प्रक्रिया तो चालू है। अगर 100% डैमेज है, प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। 10 साल तक छुट्टी। अगर आपको पता मैं 10 साल तक बम नहीं बना पाऊंगा, आप मुझसे बात क्यों करोगे? तो ईरान, एक वर्ड होता है इंग्लिश में स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी, उसको बनाए रखना चाहता है कि हाँ है भी, नहीं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, ताकि मेरी नेगोशिएशन पावर हमेशा इसमें बनी रहे और मैं अमेरिका और रशिया के बीच खेलूं। और कहीं ना कहीं मेरे को इसराइल को एलिमिनेट करना, पर इसराइलियों को यह बात पूरी समझ आती है, इसराइल की नज़र भी है, और इसराइली तो इस फिराक में है कि कब ईरान का बिल्कुल पानी कम हो जाए और इसराइल कोई सरप्राइज अटैक भी कर सकता है। नोइंग इसराइल, वो अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ते। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब ये जियोपॉलिटिकल कॉगमायर जिसे कहते हैं ना, मकड़ जाल, ये मकड़ जाल बन रहा है। इसमें रोज समीकरण बदलते, पर हमारी नजर है कि इस पर आगे भी बात करेंगे MH1 पे। तो अगर इस पर और बात करेंगे तो पूरे शो का टाइम निकल जाएगा, एक और टॉपिक भी करना है।